एवरीवन, मैं सुभाष सिंह चौहान स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स स्टार पाथ टू सक्सेस। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं स्थिर वैद्युतिकी में कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में बताऊंगा बच्चों कि किस प्रकार कूलाम का नियम न्यूटन की गति के तीसरे नियम की अनुपालना करता है, किस प्रकार कूलाम का नियम केंद्रीय बल है, किस प्रकार कूलाम का नियम संवेग संरक्षण के नियम का पालन करता है तथा कूलाम का नियम किस प्रकार संरक्षी बल है। बच्चों, अगर आपको मेरे वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक माय वीडियो। जो स्टूडेंट अभी आपके साथ 12th क्लास में पढ़ रहे हैं आप उनके साथ में मेरा वीडियो शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको किसी क्वेश्चन या किसी कॉन्सेप्ट में या किसी डेरिवेशन में कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे कमेंट कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट का कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी जवाब देने की और आपकी हर डाउट को क्लियर करने की पूरी अपनी तरफ से कोशिश करूंगा। तो बच्चों, मैं आपके लिए शुरू करता हूं कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी थ्योरी बताता हूं। बच्चों, आप लोग लिखिए कि हम एक निकाय लेते हैं एक्स एंड वाई। एक निकाय लेते हैं हम एक्स एंड वाई जिसमें हम दो आवेश रखते हैं Q1 और Q2 जिनकी मूल बिंदु O से दूरियां हैं R1 सदिश और R2 सदिश। याद रखना बच्चों कि जब आप ये डायग्राम बनाएं तो इसके अंदर ये तीर जरूर लगाएं और R के ऊपर वेक्टर लगाएं, क्योंकि हम कूलाम के नियम का सदिश निरूपण पढ़ रहे हैं। अगर आप कूलाम के नियम का सदिश निरूपण पढ़ रहे हैं और आपने इन पर वेक्टर नहीं लगाया तो ये गलत हो जाएगा। चलिए बच्चों, अब देखो, मैं कहता हूं कि Q1 Q2 पर बल लगाता है, ये दोनों ही धनात्मक है। जब Q1 Q2 पर बल लगाता है तो बल समान प्रकृति के हैं और समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और प्रतिकर्षण इस साइड होगा ऐसे। तो ये Q1 Q2 पर बल लगा रहा है इस साइड, तो हम इसको लिख सकते हैं F21, मतलब F21। देखो बेटा, मैं बोलता हूं कि 2 का मतलब जिस पर बल लगा रहा है, जिस पर बल लग रहा है, और 1 का मतलब वह आवेश जो बल लगा रहा है। तो क्या मतलब हुआ कि द्वितीय आवेश पर Q2 आवेश पर Q1 आवेश के द्वारा लगाया गया बल। तो देखो बच्चों, मैं फिर से बताना चाहूंगा आप सबको कि क्या कहा मैंने। जब भी आप ऐसे पढ़ें F21 तो समझ लो बच्चों कि 2 का मतलब जिस पर बल लग रहा है और 1 का मतलब जो आवेश बल लगा रहा है। तो Q2 आवेश पर Q1 आवेश के द्वारा लगाया गया बल। चलिए बेटा, मैं कहूं आपसे F12, 1 का मतलब जिस पर बल लग रहा है और 2 का मतलब जो बल लगा रहा है। तो हम लिखेंगे बेटा कि प्रथम आवेश Q1 आवेश पर Q2 आवेश के द्वारा लगाया गया बल। तो बच्चों, F21 और F12 को आप समझ चुके होंगे कि किस तरीके से हम इन्हें लिखते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से और समझाता हूं। मैं पहले इस बात को खत्म कर देता हूं F12 और F21 क्या है। जैसे मैं कहूं आपसे Q1 Q2 और Q3, मेरे पास एक निकाय है जिसमें 3 आवेश है, मुझे Q3 पर बल देखना है, ये सभी धनात्मक है। तो हम कैसे लिखेंगे बेटा कि ये प्लस इसको बल लगाता बाहर। तो F किस पे बल लगा रहा है? 3 पर। लगा कौन रहा है? 1, तो F31। अब 2 का देखेंगे, ये भी धनात्मक है तो बल लगा रहा है बाहर, तो क्या लिखेंगे? F32। बल किस पे लगा रहा है? 3 पर। लगा कौन रहा है? 2। तो बच्चों ये हो गया F32। ओके, तो अगर हम रिजल्टेंट देखें तो क्या लिखेंगे हम इसको? किस पर 3 पे बल लगा रहा है 1 और 3 पे बल लगा रहा है 2। तो आप समझ गए होंगे बेटा कि ये किस तरीके से हम लिखते हैं। ओके, आप इसको नोट करो अच्छे से। चलिए, अब ऐसा है बच्चों, हमें इसकी स्थित सदिश को भी समझना होगा कि इसका स्थित सदिश हम कैसे देखते हैं। हमने बताया बेटा कि Q1 का स्थित सदिश R1 है और Q2 का स्थित सदिश R2 है। तो हमने देखा कि F21 की द्वितीय आवेश पर प्रथम आवेश बल लगा रहा है। तो देखो बच्चों, R21
द्वितीय आवेश की स्थिति प्रथम आवेश के सापेक्ष, बोले तो बच्चों R21 R2 माइनस R1। ठीक है, ये भी याद रखना बेटा कि इसमें हम तीर कैसे लगाते हैं, इसमें हम उल्टा देखते हैं कि इसमें तीर कहां से लगाएंगे, 1 से 2 तक, मतलब 1 से लेके 2 तक। तो जब हम F21 मतलब द्वितीय आवेश पर प्रथम आवेश के द्वारा बल देखेंगे बेटा, तो हम डिस्टेंस कैसे देखेंगे बेटा कि तीर कहां से स्टार्ट होगा, Q1 से Q2 तक। ओके, और अगर हम लोग F12 देखें प्रथम आवेश पर द्वितीय आवेश द्वारा बल, तो हम इसमें क्या करेंगे बच्चों, R12 बोले तो Q1 आवेश की स्थिति Q2 आवेश के सापेक्ष। तो बच्चों R12 क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2, R1 माइनस R2। क्लियर है? चलो, तो आप समझ गए होंगे बेटा कि किस प्रकार हम F21 R21 F12 और R12 लिखते हैं। कूलाम के नियम में सदिश निरूपण में इन चीजों को समझना ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, जो मैंने सबसे पहले आपको यही समझाया है। अब हम देखते हैं कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। F के कूलाम का नियम होता है F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अगर मैं इसको सदिश में लिखूं तो मुझे यहाँ पे वेक्टर लगाना पड़ेगा, और जब भी आप किसी को वेक्टर बनाते हैं तो आपको दिशा दिखानी पड़ती है, और दिशा के लिए हम यूज करते हैं R कैप, एकांक सदिश। ओके, तो देखिए बच्चों, मैं कहूं F12 बोले तो प्रथम आवेश पर द्वितीय आवेश के द्वारा लगाया गया बल, तो यह आ जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R12 कैप, R12 कैप। तो इसका एरो कहां से कहां लगाओगे आप, 2 से 1 तक। अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं, ये Q1, ये Q2, ये X, ये Y, Q2 का Q1 पर बल F12 और ये डिस्टेंस होगी R12। तो आपने क्या देखा बेटा कि जब प्रथम आवेश पर द्वितीय आवेश बल लगा रहा है तो हम स्थिति ले रहे हैं बेटा R1 से R2, बोले तो प्रथम आवेश की द्वितीय आवेश के सापेक्ष स्थिति। ओके, क्लियर है? चलिए, अगर मैं देखूं F21 द्वितीय आवेश पर प्रथम आवेश द्वारा बल, तो ये हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R21 कैप, R21 कैप। क्यों, आप लोगों को दिख रहा होगा बेटा, इसमें एरो कहां से स्टार्ट होगा, 1 से लेके 2, ये रहा। ठीक है, तो ये हमारा है R21 वेक्टर। ठीक है बच्चों, चलिए, तो कि जो R12 कैप है वो माइनस R21 कैप के इक्वल एंड अपोजिट है। ये मैग्नीट्यूड में तो सेम है मगर डायरेक्शन में कैसा है, अपोजिट है। ठीक, चलिए, अब मैं इसकी वैल्यू यहां रख देता हूं, तो ये हो जाएगा हमारा F21 K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R21 की जगह पे बेटा मैं लिख देता हूं माइनस R12 कैप। ठीक है, तो F21 इक्वल टू माइनस K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R12 कैप। तो F21 हो जाएगा हमारा माइनस F12। इसका मतलब क्या समझे आप, इससे हमें समझ में आता है बच्चों कि द्वितीय आवेश पर प्रथम आवेश द्वारा लगाया गया बल प्रथम आवेश पर द्वितीय आवेश द्वारा लगाए गए बल के परिमाण में तो समान होता है और दिशा में विपरीत होता है, और यही हमारा न्यूटन की गति का तीसरा नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया। तो समझ गए होंगे आप कि किस प्रकार प्रथम आवेश द्वितीय आवेश पर जितना बल लगाता है, द्वितीय आवेश भी उतना ही बल प्रथम आवेश पर लगाता है। क्लियर है बच्चों? तो मैंने आपको ये बात क्लियर कर दी है बेटा कि क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का किस प्रकार कूलाम का नियम पालना करता है। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए, तो मैंने आपको सबसे पहली बात बता दी बच्चों, F12 माइनस F21 ये है न्यूटन की गति का तृतीय नियम का पालन करता है। दूसरा पॉइंट देखो, ऐसा है बच्चों, ये Q1 है,
ये Q2 है। अगर ये दोनों धनात्मक है तो ये इस पर बल लगा रहा है, प्लस प्लस में प्रतिकर्षण होगा बच्चों, तो प्रतिकर्षण से ये बल इधर लग गया, तो ये हो जाएगा F21 द्वितीय आवेश पर प्रथम आवेश द्वारा लगाया गया बल। ऐसे ही मैं इस पर देखूं तो F12 प्रथम आवेश द्वारा द्वितीय आवेश पर लगाया गया बल। तो आपने क्या देखा बच्चों कि ये जो बल है एक कार्यकारी रेखा पर लग रहा है। किस पर लग रहा है बच्चों? एक कार्यकारी रेखा पर लग रहा है। किस पर लग रहा है? एक कार्यकारी रेखा पे लग रहा है, जिससे सिद्ध होता है बच्चों कि इन दोनों आवेशों के मध्य जो बल लगेगा और उनसे जो रेखा पास होगी वो हमेशा इनके केंद्र से होकर जाएगी, जिससे सिद्ध हो गया कि ये केंद्रीय बल है। तो बच्चों मैंने दूसरी बात आपको सिद्ध कर दी बेटा कि कूलाम का नियम केंद्रीय बल है। अगर मैं आपको विपरीत आवेशों में समझाऊं प्लस Q1 माइनस Q2, तो देखो बेटा Q1 पे जो Q2 बल लगाएगा इधर F12 और जो Q2 पर जो 1 फोर्स लगाएगा F21, दिख गया होगा आपको। ये दिशा में तो विपरीत है और परिमाण में कैसे है? समान है। और दोनों बल कैसे बल है? केंद्रीय बल है। तो समझ में आया बच्चों? ठीक है। अब हम पढ़ते हैं बच्चों थर्ड पॉइंट, संरक्षी बल। संरक्षी बल क्या मतलब होता है? संरक्षी बल का पहले आप ये समझेंगे मुझसे। संरक्षी बल का मतलब है बेटा कि जब किया गया कार्य पथ पे निर्भर नहीं करता। किस पर निर्भर करता है बेटा? केवल प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति पे निर्भर करता है, उसे हम संरक्षी बल कहते हैं। अब आप समझ रहे होंगे कि सर इसका मतलब क्या है। देखो बच्चों, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब है। जैसे मैं आपसे कहूं कि कोई आवेश रखा है किसी निकाय में x अक्ष पर 1 मीटर पे Q1, ओके, और जो द्वितीय आवेश है पहले वो यहां रखा था, फिर यहां रखा है, और अब लास्ट में वो उसको मैंने उठा के यहां रख दिया Q3। तो बच्चों ये डिस्टेंस है, ये 1 मीटर पे, ये 2 मीटर पे, और मैं कहूंगा कि इनके बीच में बल बताओ, तो आप सोचेंगे कि सर कभी तो ये यहां रखा था, कभी ये यहां रखा था, और अब ये यहां रख दिया, तो सर ये तो डिस्टेंस ही हमारे को गिवन नहीं है। तो हम क्या कहेंगे कि वो आवेश कहां से आ रहा है हमें से कोई मतलब नहीं है। हमें तो सिर्फ इस बात से मतलब है कि आवेश पहले कहां था और अब कहां है। तो बेटा प्रथम आवेश हमारा यहां पे रखा है और अंतिम आवेश हमारा यहां रखा है, तो हम इनके बीच की डिस्टेंस ये कैलकुलेट करेंगे सिर्फ ये, और 2 में से 1 माइनस हो जाएगी तो 1 मीटर। तो इसका मतलब हम बल कितनी दूरी पर देखेंगे? केवल 1 मीटर, इतनी डिस्टेंस पर। समझ गए आप संरक्षी बल? तो जब भी आप दो आवेशों के बीच में बल देखें तो आप ये देखें बेटा कि प्रथम आवेश कहां रखा है और द्वितीय आवेश कहां रखा है। हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आवेश कहां से आ रहा है, ठीक, बस वो रखा कहां है हमें उससे मतलब है। ठीक है बेटा, समझ गए आप संरक्षी बल का मतलब? तो ध्यान रखें कि कूलाम का नियम संरक्षी बल है। और चौथा पॉइंट ये भी समझ लें आप, संवेग संरक्षण। जैसे मैं कहूं आपसे बच्चों, इसी को मैं समझाता हूं कि ये पूरा एक निकाय है, हाँ या ना? है ये पूरा निकाय, ये भी पूरा एक निकाय है, सिस्टम है पूरा। तो एक निकाय में बाह्य बल कैसा है बेटा? F बाह्य बल ये 0 है, अनुपस्थित है। और जब बाह्य बल अनुपस्थित होता है तो हमें पता है बेटा वहां पे संवेग हमेशा क्या रहता है? संरक्षित रहता है। बोले तो इनिशियल फाइनल, प्रारंभिक संवेग अंतिम संवेग के क्या होता है बच्चों? बराबर होता है। बाह्य बल 0 है तो हम कह सकते हैं बच्चों कि संवेग क्या होगा? वहां पर संरक्षित रहेगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं बच्चों कि कूलाम का नियम संवेग संरक्षण का नियम का भी पालन करता है। ठीक, चलिए आप सभी कूलाम के नियम का सदिश निरूपण समझ चुके होंगे। अब हम इस पर आधारित एक प्रश्न लेते हैं ताकि हम लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाए कि किस प्रकार कूलाम के नियम पे आधारित प्रश्न होते हैं। तो देखिए बच्चों, मैंने कहा कि एक निकाय है x और ये y, जिसमें 2 आवेश रखे हैं, 2 कूलाम और माइनस का 3 कूलाम, जिनके स्थिति सदिश हैं 1, 2, 3, और इसके स्थिति सदिश है माइनस का 3, माइनस का 4 और 1। ठीक है, ये स्थिति सदिश दिए गए हैं और ये पूछ रहा है हमसे F12। बोले तो प्रथम आवेश पर द्वितीय आवेश द्वारा बल ज्ञात करो। तो सबसे पहले तो हम लोगों को F12 पता होना चाहिए, क्या होता है? KQ1 Q2 अपॉन R² R12 कैप, एकांक सदिश। याद रहे बेटा, एकांक सदिश क्या होता है? सदिश बटा सदिश का परिमाण।
सदिश बटे सदिश का परिमाण, एकांक सदिश का सूत्र होता है। इसकी वैल्यू अगर मैं यहाँ रखूँ, या इसको मैं R12 लिखूँ तो ये 12 हो जाएगा और ये भी 12 हो जाएगा, ठीक है, परिमाण। तो F12 के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर 12 इंटू R12 सदिश बटे R12 मोड परिमाण। तो ये स्क्वायर और ये R तो होके क्यूब हो जाएगा बच्चों। तो ये हो जाएगा अपना F12 के Q1 Q2 अपॉन R12 क्यूब R12 सदिश, ठीक है। चलो अब हम लोग सदिश R12 की वैल्यू निकालते हैं। R12 तो R1 माइनस R2 प्रथम सदिश की द्वितीय सदिश के सापेक्ष स्थिति, प्रथम सदिश की द्वितीय सदिश के सापेक्ष स्थिति R12। तो बच्चों R1 की वैल्यू इसको IJ की फॉर्म में लिखो, क्योंकि ये होता है X Y Z, X का मतलब I J और K। तो ये हो जाएगा I कैप प्लस 2J कैप प्लस 3K कैप माइनस ये R2 है हमारा, माइनस का 3I माइनस का 4J और प्लस का K। अब इसको सोल्व करो R12। तो बेटा माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 3I और प्लस का I, तो ये हो गया 4I, माइनस माइनस फिर से प्लस, तो 4J और प्लस 2 ये हो गया 6J, माइनस और ये माइनस, तो ये माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा माइनस का K और ये प्लस का 3, तो ये आ जाएगा प्लस का 2K। तो हमारे पास R12 की वैल्यू आ गई। अब हम निकालते हैं मोड, और हमें पता है मोड क्या होता है, I के कोफिशिएंट का स्क्वायर, J के कोफिशिएंट का स्क्वायर और K के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो R12 हो गया हमारा I का कोफिशिएंट 4, 4 का होल स्क्वायर 16, 36 और ये हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा 56 रूट 56। अब सबकी वैल्यू रखनी है बस फॉर्मूले में। तो F12 के Q1 Q2 अपॉन R12 का क्यूब R12 वेक्टर वैल्यू रख दो। K होता है 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू Q1 की वैल्यू ये रही 2 कूलाम इंटू इसकी वैल्यू माइनस का 3 कूलाम। अब ये बात समझने की है बेटा, जब मैंने आपको कूलाम के नियम पर आधारित प्रश्न बताया था तो मैंने कहा था बच्चों कि कूलाम के नियम के अंदर चाहे आवेश प्लस में हो चाहे माइनस में हो, हम उसे हमेशा धनात्मक ही लेते हैं, उसका मैग्नीट्यूड लेते हैं। और जब हम कूलाम के नियम का सदिश निरूपण करते हैं तो उस वक्त हम आवेश को उसके चिन्हों के साथ प्रदर्शित करते हैं। क्यों ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ ऋणात्मक चिन्ह दिशा को प्रदर्शित कर रहा है, जबकि वहां पे कूलाम के नियम के अंदर माइनस का चिन्ह केवल आवेश की प्रकृति को प्रदर्शित कर रहा था। तो ध्यान रखना बच्चों, अगर आपसे कूलाम का नियम पूछे तो आप लिखेंगे बेटा K इंटू 2 इंटू 3, माइनस का 3 नहीं लिखेंगे। और कूलाम के नियम का सदिश निरूपण करें तो उसको चिन्हों के साथ लिखेंगे। ठीक है, चलिए आ जाएगा रूट 56 का होल क्यूब, और R12 की वैल्यू है बेटा हमारी 4I प्लस 6J प्लस 2K, और इसे आप सोल्व कर ही लेंगे। तो बच्चों ये होता है कूलाम के नियम का सदिश, कूलाम के नियम के सदिश निरूपण पर आधारित प्रश्न। आई होप आज का वीडियो लेक्चर आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आपको क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार कूलाम का नियम न्यूटन की गति के तीसरे नियम की अनुपालना करता है, कूलाम का नियम किस प्रकार संरक्षी बल है, केंद्रीय बल है और संवेग संरक्षण के नियम का ये पालन करता है, और इस पर आधारित प्रश्न किस प्रकार आ सकता है। बच्चों आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक ही मेरे लिए मोटिवेशन होता है दूसरे वीडियो बनाने के लिए और भी अच्छे से काम करने के लिए। आपका जो मुझे प्यार मिल रहा है यही प्यार मुझे मोटिवेट करता है आगे और वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज बच्चों लाइक दिस वीडियो, और जो स्टूडेंट आपके साथ 12th में पढ़ रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। कोई क्वेश्चन या किसी कॉन्सेप्ट में आपको कुछ दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, मैं आपके कमेंट का, आपके डाउट का रिप्लाई जरूर दूंगा। थैंक यू बच्चों, थैंक्स टू ऑल, जय हिंद जय भारत।